हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th केमिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी क्लास 11th केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स ऊष्मा गतिकी चल रही थी। ठीक है, तो ऊष्मा गतिकी में हमने जो सिस्टम था, है ना, निकाय क्या था, परिवेश क्या था, सराउंडिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, निकाय के प्रकार, ऊष्मा गतिकी के प्रकार, ऊष्मा गतिकी प्रक्रम के प्रकार, ये सब चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो अभी तक आपने इन चीजों को नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन सबसे अच्छा प्लेलिस्ट है। अगर आपको कोई वीडियोस नहीं मिल रही है, दिक्कत जा रही है ढूंढने में, तो आप डायरेक्ट चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। आप चैनल की प्लेलिस्ट में कौन सी यूनिट की वीडियो देखना चाहते हैं तो उस यूनिट को प्लेलिस्ट में से खोलिए और क्रम से आपको वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं अवस्था फलन, सेकंड जो है हमारा पथ फलन, ठीक है, और जो थर्ड है हमारा आंतरिक ऊर्जा। क्या? आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, स्टेट फंक्शन, फाथ जो फंक्शन, और आपका इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये तीन टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे एक एक करके बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले आप डाल लीजिए हेडिंग मेरे भाई, अवस्था फलन। कौन सा फलन मेरे भाई? अवस्था फलन, अवस्था फलन। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। ठीक है, ओके मेरे भाई। चलो, अवस्था फलन मेरे भाई हमें यहां से नाम से ही समझ में आ रहा है, अवस्थाओं का ये है। ये जो अवस्था फलन है अवस्थाओं के ऊपर डिपेंड करता है। अवस्थाएं आप जानते हो, ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है, ये अवस्थाएं हैं। तो मेरे भाई जो अवस्था फलन है, सबसे पहले मैं बता देता हूं, ये अवस्थाओं के ऊपर डिपेंड करता है। अवस्थाओं के ऊपर डिपेंड करने वाला ये फलन है। समझ गए ना? आगे चीजों को सीखो। अवस्था फलन मेरे भाई जो है ना, एक गुणधर्म है। मतलब क्या है? गुणधर्म है, मतलब ये गुण है। अवस्था फलन क्या है? एक गुणधर्म है, या फिर एक है एक गुण है। कैसा गुण है? ये ऐसा गुण है मेरे भाई जो अवस्था पर डिपेंड करता है। क्या करता है? अवस्था पर डिपेंड करता है, अवस्था पर निर्भर करता है। समझ गए ना? कोई दिक्कत? अब ये जो अवस्था फलन है, अवस्था फलन है, इस अवस्था फलन का मान मेरे भाई प्रत्येक अवस्था के लिए अलग अलग होता है, निश्चित होता है। ठोस अवस्था के लिए निश्चित, द्रव अवस्था के लिए निश्चित, गैस अवस्था के लिए निश्चित, सब अलग अलग अवस्थाओं के लिए इसका मान ना निश्चित होता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे गैस अवस्था के लिए कोई मान निश्चित कर दिया है तो वो प्रत्येक पदार्थ की गैस अवस्था के लिए वही होगा। द्रव अवस्था के लिए कोई वैल्यू निश्चित है, कोई वैल्यू निश्चित कर दी गई है, तो वो प्रत्येक द्रव के लिए वो निश्चित होगा। ऐसे ही ठोस के लिए, तो मतलब ये प्रत्येक अवस्था के लिए मेरे भाई ये मान निश्चित होता है। प्रत्येक अवस्था के लिए मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि ठोस, द्रव, गैस तीनों में ये मान समान होगा, नहीं। ठोस के लिए अलग वैल्यू होगी, द्रव के लिए अलग वैल्यू होगी, गैस के लिए अलग वैल्यू होगी। मतलब प्रत्येक अवस्था में इसका मान निश्चित होता है। ठीक है, समझ गए ना? चलो आगे। अब ये तो हमने समझ लिया है कि अवस्था पर डिपेंड करता है। क्या? किस पर डिपेंड करता है? अवस्था पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये है कौन कौन? जैसे मेरे भाई मैंने लिख दिया ताप। क्या लिख दिया मैंने? ताप। क्या लिख दिया? ताप। तो जो ताप है एक अवस्था फलन है। अब बोलो सर कैसे? बोलो सर कैसे? तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे। मेरे भाई जो ताप है, जैसे मान के चलो ये एक पात्र है, इस पात्र में द्रव भरा हुआ है। क्या? द्रव मतलब यहां पर मैंने मान लिया जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल। तो ये जो जल भरा हुआ है, ये जल अभी ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। मतलब ये बर्फ की अवस्था में है, बर्फ की अवस्था में है। तो इस बर्फ की अवस्था में इसका जो ताप होगा वो अलग होगा। बोलो अलग होगा क्या? बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, अब जैसे मान के चलो, अगर इसी द्रव को इसी जल को यदि मैं द्रव अवस्था में लेके आऊं, किसी अवस्था में लेके आऊं? द्रव अवस्था में, तो इसके लिए जो आपका ताप होगा वो ये द्रव अवस्था में है, तो इसके लिए ताप अलग होगा क्योंकि ये द्रव अवस्था में है। और यदि इसमें मैंने कोई पदार्थ भर दिया गैस अवस्था में, मैंने जो जल था उस जल को मैंने कौन सी अवस्था में भर दिया? यहाँ पर गैस अवस्था में भर दिया। गैस किस में अवस्था में भर दिया? गैस अवस्था में। तो इसके लिए ताप अलग होगा, इसके लिए ताप अलग है, इसके लिए ताप अलग है, और इसके लिए ताप अलग है। प्रत्येक अवस्था के लिए जो ताप है वो अलग अलग है। मतलब जो ताप है वो अवस्था पे निर्भर कर रहा है। ताप किस पर निर्भर कर रहा है? अवस्था पर निर्भर कर रहा है।
इसलिए आपका जो ताप है वो अवस्था फलन है। जो अवस्था पर निर्भर करे वो अवस्था फलन। इसी प्रकार का मेरे भाई जो दाब होता है, दाब भी अवस्था पे निर्भर करता है। पदार्थ की अवस्था पे, ठोस है तो उसका दाब अलग होगा, द्रव है तो उसका दाब अलग होगा, गैस है तो उसका दाब अलग होगा। तो जो दाब है वो भी आपका अवस्था फलन। ठीक है, इस प्रकार से आयतन, क्या आयतन, तो आयतन भी मेरे भाई एक अवस्था फलन है, क्योंकि जो आयतन होता है वो भी तो अवस्था पे निर्भर करता है। ठोस के लिए अलग आयतन, द्रव के लिए अलग आयतन, गैस के लिए अलग आयतन। हमें पता है ठोस का आयतन निश्चित होता है। अब द्रव को जितना फैलाओ उसका आयतन उतना होता है, क्योंकि आयतन क्या होता है, किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान मेरे भाई आयतन होता है। घेरा गया स्थान आयतन होता है, ये तो पता है। ठीक है, यदि मान के चलो कोई द्रव है, 1 लीटर द्रव है। अगर 1 लीटर द्रव को देखो 1 लीटर द्रव है, एक जगह में, थोड़ी सी जगह में फैला सकता हूं मैं, और यदि उस 1 लीटर द्रव से हम पोंछा लगा दें पूरे रूम में तो वो पूरे रूम में फैल सकता है। 1 लीटर द्रव से हम एक बड़े 10 बाई 10 के हॉल में, रूम में पोंछा लगा सकते हैं, तो वो जो द्रव है 10 बाई 10 के रूम में फैल जाएगा, तो उसका आयतन पूरा 10 बाई 10 का होगा। तो द्रव का आयतन अनिश्चित होता है कि नहीं होता, अनिश्चित होता है। ठीक है, लेकिन जो ठोस होता है उसका आयतन बिल्कुल निश्चित होता है, और इसका तो आयतन पता ही नहीं है ना। जिस पात्र में ये गैस जो है ना भर दो, उसका आयतन उतना ही ज्यादा हो जाता है। तो जो आपका ताप है, दाब है, जो आयतन है, सीधी सी बात, ये अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होते हैं, इसलिए मतलब ये टोटल अवस्था पर निर्भर करते हैं, इसलिए अवस्था फलन है। ठीक है, इसके बाद ऊष्माधारिता, ये भी अवस्था फलन है। ठीक है, इसके बाद जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा भी अवस्था फलन है, क्योंकि ऊर्जा भी अवस्था पर निर्भर करती है। ठीक है, अब एंथैल्पी, अब ये चीजें बाद में आएंगी। एंथैल्पी क्या होता है, ये चीजें, एंथैल्पी हुआ, ठीक है, एंट्रोपी हुआ, ठीक है, एंट्रोपी हुआ, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा हुआ, आंतरिक ऊर्जा, ये अवस्था फलन है। क्या है, अवस्था फलन। जो अवस्थाओं पर निर्भर करे मेरे भाई, उन्हें हम बोलते हैं अवस्था फलन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं। ठीक है, चलो, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा आप अपनी कॉपी पर लिख लो। अवस्था फलन किसी निकाय का वह गुणधर्म है जो निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है। समझे, इसके बाद आगे, अवस्था फलन के मान निकाय की प्रत्येक अवस्था में अलग अलग एंड निश्चित होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, जो अवस्था फलन है इसके जो मान है प्रत्येक अवस्था में अलग अलग एवं निश्चित होते हैं। ठीक है, बस ये अवस्था फलन की परिभाषा, और ये इतने सारे मैंने एग्जाम्पल लिख दिए, ये आप अपनी कॉपी पे लिखो। ये तो अवस्था फलन आपका क्लियर हो गया। अब एक है पथ फलन। कौन सा फलन है, पथ फलन। अब देखो, पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। तो पथ फलन है वो रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है, कोई रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा और समझा रहा हूं यहाँ पर। जैसे मेरे भाई, ये एक पात्र है और इस पात्र में ठंडा जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, ठंडा जल भरा हुआ है। ठीक है, ठंडा जल भरा हुआ है, और ये जो पात्र है, इस पात्र में भरा हुआ है गर्म जल, इस पात्र में भरा हुआ है गर्म जल, इसमें भरा हुआ है गर्म जल। ठीक है, और इसमें भरा हुआ है ठंडा जल। ठीक है, तो जो अवस्था फलन है, कौन सा फलन है, अवस्था फलन। ये अवस्था फलन बस ये बताएगा कि ये गर्म है और ये ठंडा है, इसका ताप ज्यादा है, इसका ताप कम है। अवस्था फलन केवल, देखो ये अवस्था फलन है, तो अवस्था फलन क्या है, ताप, दाब, आयतन। तो यहां पर सिर्फ ये चीज बताई जाएगी, देखो ये गर्म है मतलब इसका जो ताप है वो ज्यादा है, जो दाब है वो क्या है, कम है। सिर्फ ये चीज, ये अवस्था फलन आपको ये नहीं बताएगा कि आपने इस ठंडे जल को गैस से गर्म किया, हीटर से गर्म किया, या किससे, लकड़ी से गर्म किया, किससे गर्म किया, ये चीज नहीं बताएगा। कौन, अवस्था फलन। अवस्था फलन तो सिर्फ ये बताएगा कि ये गर्म है जल, इसका ताप ज्यादा है, दाब इसका ज्यादा है।
लेकिन मेरे भाई जो पथ फलन है, कौन सा फलन है, पथ फलन है, वो पथ फलन, ये जो आपका ठंडा जल गर्म जल कैसे बना, ठंडे से गर्म कैसे हुआ, किससे आपने गर्म किया, किससे आपने क्या किया, ये चीज बताएगा कौन, पथ फलन। समझ रहे हैं ना। तो पथ फलन आपका जो है ना वो रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, रास्ते के। कोई चीज कैसे हुई ये इसके ऊपर डिपेंड करेगी, अवस्था पर नहीं। तो ये आपका पथ फलन हो जाएगा, समझ गए है ना। और जो आपका पथ फलन है ना मेरे भाई, पथ फलन, इसके एग्जाम्पल जो है ना वो आपके क्या हो गए, जैसे कार है, क्या है, कार, ये पथ के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मान के चलो मैं 2 बोरा बोरे तो आप जानते होगे, बोरे आप जानते ही होगे। जैसे मान के चलो कोई ये हटाओ एग्जांपल, कार, मैंने 1 घंटे कार किया, मतलब कोई भी कहेगा कम कार्य किया, और मैं कोई एक बंदा है वो 12 घंटे कार्य किया, तो कहेंगे कि यार इसने ज्यादा काम किया, तुमने कम किया, क्योंकि तुमने 1 घंटे किया है। तो बंदे जो कार है, ये कार है वो पथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। या फिर मान लो मैं 1 किलोमीटर दौड़ता हूं, कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर, और एक बंदा और है वो 10 किलोमीटर दौड़ता है, तो कोई भी कहेगा कि भाई उसने ज्यादा कार्य किया, क्योंकि उसने 10 किलोमीटर दौड़ लगाई है और मैंने 1 किलोमीटर। तो उस बंदे ने ज्यादा कार्य किया क्योंकि उसने ज्यादा रास्ता तय किया, ज्यादा पथ कवर किया। समझ रहे हो ना, ठीक है। तो जैसे जो कार है वो पथ के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, पथ के ऊपर। तो ये पथ फलन, जो कार है आपका पथ फलन है। इसी प्रकार से जो ऊष्मा है वो भी आपकी पथ फलन है, एग्जैक्ट्रा। तो ध्यान रखना, जो पथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना, पथ के ऊपर डिपेंड करते हैं उसे हम बोलते हैं पथ फलन, और जो अवस्था के ऊपर डिपेंड करते हैं वो है आपका अवस्था फलन। तो अवस्था फलन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो ये हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेरे भाई आंतरिक ऊर्जा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, है ना। किसी पदार्थ या किसी निकाय में उपस्थित कुल ऊर्जा, कोई भी निकाय है या कोई भी जो पदार्थ है, उस निकाय या उस पदार्थ में उपस्थित जो कुल ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा, टोटल ऊर्जा, उसे हम बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। अभी नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैं निकाय हूं, क्या हूं मैं, एक निकाय हूं, ठीक है। अगर अब मैं जो निकाय हूं, मैं यदि गति करने लगूं, तो मेरे अंदर कौन सी ऊर्जा आएगी, गतिज ऊर्जा। मैं निकाय मतलब मुझमें गतिज ऊर्जा है, मुझमें गतिज ऊर्जा है, तो ये गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होगी मेरे अंदर। चलो अब मैं देखो, मैं अभी यहां पर खड़ा हूं और यहां से यहां पे मैं अभी खड़ा हूं और यहां से मैं यहां पर आ जाता हूं, तो मेरे अंदर कौन सी ऊर्जा आएगी, स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो स्थिति में परिवर्तन से कौन सी ऊर्जा आएगी, स्थितिज ऊर्जा। दूसरा, चलो अब मैं कंपन करने लगूं, चलो ये कंपन होने लगा, तो मेरे अंदर कौन सी ऊर्जा आएगी, कंपन ऊर्जा आएगी, वाइब्रेशन एनर्जी आएगी। चलो मैं अब यदि मैं घूर्णन करने लगूं, मैं इस टाइप से घूमने लगूं, तो मेरे अंदर कौन सी ऊर्जा आएगी, घूर्णन ऊर्जा आएगी। क्योंकि मैं रोटेट हो रहा हूं ना, तो कौन सी ऊर्जा आएगी, घूर्णन ऊर्जा। गतिज ऊर्जा आ गई, कंपन ऊर्जा आ गई, स्थिति ऊर्जा आ गई। अब आ गई नाभिकीय ऊर्जा। क्या आ गई, नाभिकीय ऊर्जा। इसी प्रकार जो आपका कोई पदार्थ होता है, उस पदार्थ में कोई पदार्थ है, पदार्थ देखो अणु से मिलकर बना होता है, और अणु परमाणु से, और परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होगा। क्या होगा, नाभिक। तो जो नाभिक से ऊर्जा आएगी वो आएगी नाभिकीय ऊर्जा, और एक होगी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो ऊर्जा आएगी वो आएगी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। तो मेरे भाई किसी भी निकाय में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, मतलब ये जो ऊर्जाएं हैं वो होती हैं, ये ऊर्जाएं होती हैं। तो इन टोटल ऊर्जाओं का जो योग होगा, कुल योग होगा, वो कुल योग कहलाएगा आपका आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। तो किसी पदार्थ या निकाय में उपस्थित कुल ऊर्जाओं को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसे यू से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, यू से व्यक्त, या फिर आपका जो ई है इससे व्यक्त से करते हैं। किसी निकाय में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं उपस्थित होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉनिक का देखो एनर्जी का ई और इलेक्ट्रॉनिक का ई, स्मॉल ई, ठीक है। न्यूक्लियस एनर्जी, तो
एनर्जी का ई और न्यूक्लियस का एन, ठीक है। चलो स्थितिज ऊर्जा, पोजिशनल एनर्जी, तो एनर्जी का ई और पोजिशनल का पी, ठीक है। कंपन ऊर्जा है ना, वाइब्रेशन एनर्जी, तो वाइब्रेशन का भी और एनर्जी का ई, इस टाइप से रोटेशनल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, तो ये ऊर्जाएं इसमें होती हैं। और यदि इन कुल ऊर्जाओं को जोड़ दें तो आपकी निकल जाएगी आंतरिक ऊर्जा। मतलब जो आंतरिक ऊर्जा हम किससे व्यक्त करते हैं, यू से, किससे, यू से। तो यू बराबर क्या हो जाएगा, ई प्लस ई एन प्लस ई पी प्लस ई भी प्लस ई आर प्लस ई के, इन सबको जोड़ दें तो आपकी जो है ना, आपकी आंतरिक ऊर्जा निकल जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अतः कुल, ऐसा ही बोल सकते हैं, अतः कुल ऊर्जाओं का योग, क्या बोला, अतः कुल ऊर्जाओं का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। समझ गए, कुल ऊर्जाओं का योग क्या कहलाता है, आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। तो ये आंतरिक ऊर्जा आपकी हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आंतरिक ऊर्जा में यदि आपको परिवर्तन चाहिए, ठीक है, यदि मान के चलो आपके पास प्रारंभिक ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है, प्रारंभिक ऊर्जा है U1 और अंतिम ऊर्जा है आपकी U2, क्या है, U2। प्रारंभिक ऊर्जा ये आपकी कौन सी ऊर्जा है, प्रारंभिक ऊर्जा, और ये आपकी अंतिम ऊर्जा। तो इसमें यदि परिवर्तन निकालना है तो परिवर्तन के लिए हम डेल से व्यक्त करते हैं। आज के बाद याद रखना मेरे डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन को हम किससे व्यक्त करते हैं, डेल लगा के। ये जो आपको दिख रहा है त्रिभुज जैसा, इसको डेल बोलते हैं, ठीक है। तो किसमें परिवर्तन है, आंतरिक ऊर्जा में, ठीक है। तो आंतरिक ऊर्जा आपका ये होगा डेल U, ठीक है, और U1 माइनस U2, तो ये आपका क्या हो गया, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। तो ध्यान रखना, यदि आपके पास प्रारंभिक ऊर्जा है, आपके पास अंतिम ऊर्जा है, दोनों का अंतर कर देना, वो आपका आ जाएगा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। दैट्स क्लियर, ओके। तो ये हमारा दोस्तों कंप्लीटली 3 टॉपिक जो थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे भाई आप दिल से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, है ना, मस्त पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि अब त्योहार जो है ना वो खत्म हो गया है, एग्जाम आपके सर पे रखे हैं, बिल्कुल आपको मस्त एंड धांसू तरीके से आपको कंप्लीट करना है। जिस वीडियो की प्रॉब्लम है आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और मस्त तरीके से ढूंढ और पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।